नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी की पड़ताल कर रहे हैं, मनीष भारद्वाज की। इनको कभी कहा गया था स्कूल से नफरत करने वाला लेकिन फोर्ब्स पसंद करने वाला लड़का। हाँ। हमें जो लेख मिले हैं उनके अंश बताते हैं कि इनका जन्म तो काफी विलासिता में हुआ, लेकिन इन्हें एक तरह से राष्ट्रीय निराशा का चेहरा बनाकर पेश किया गया। बिल्कुल। सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ कैसे। चलिए आज इसी विरोधाभास को और इसके पीछे की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। जैसा आपने कहा, लेख इशारा करता है कि ये एक तरह से क्या कहते हैं, सोची समझी रणनीति से अच्छा। असंतोष पैदा करने का मामला हो सकता है। अच्छा। हाँ, एक ऐसी प्रक्रिया जो शायद किसी बाहरी दुश्मन से भी ज्यादा पेचीदा हो। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे निजी अनुभवों को एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो अगर मनीष के बैकग्राउंड की बात करें तो पालन पोषण काफी अच्छी अमीर परिस्थितियों में हुआ। 5 स्टार होटल, राजनीतिक माहौल, ये सब। उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकाय जो 2018 में शुरू हुई, वो कोई गैराज स्टार्टअप नहीं थी। जानकारी यही है कि इसे पॉलिसी की कुछ कमियों का, शायद बड़े हुए टेंडरों का और वोकल फॉर लोकल जैसी सरकारी मदद का भी फायदा मिला। हाँ, और उन्होंने वो स्ट्रैटेजी भी अपनाई थी ना, लॉस लीडिंग वाली। मतलब शुरू में नुकसान उठाकर कीमत कम रखना। हाँ, बाजार में पकड़ बनाने के लिए। और फिर फोर्ब्स इंडिया में उन्हें दूरदर्शी युवा उद्यमी बताया गया। हाँ, पर लेख कहता है कि वो एक तरह का एडवर्टोरियल था, मतलब विज्ञापन जिसे खबर की तरह दिखाया गया। और विरोधाभास देखिए कि वो व्यक्ति सरकार की मेक इन इंडिया, यूपीआई, जीएसटी, इन सब योजनाओं से फायदा भी उठा रहा था। तो फिर ये निराशा वाली कहानी आई कहाँ से? हाँ, ये कैसे बनी? यहाँ पर वो पर्दे के पीछे की ताकतें शायद सामने आती हैं, जैसा लेख में बताया गया। पिता नरेंद्र भारद्वाज कांग्रेस के पुराने वफादार और उद्योगपति। हाँ, और बहन डॉली शर्मा वो एक जानी मानी राजनीतिक प्रवक्ता हैं। हालांकि 2024 में गाजियाबाद से चुनाव बुरी तरह हार गई थी। तो लेख का तर्क है कि यहाँ असल रणनीति चुनाव जीतना नहीं। अच्छा। तो फिर क्या था? बल्कि माहौल, विमर्श, नैरेटिव को अपने पक्ष में करना था। और शायद इसी कोशिश में 2025 की शुरुआत में वो एक वीडियो आया। हाँ। है ना, मनीष साधारण सूती कुर्ते में, दाढ़ी बढ़ी हुई, काफी निराश दिख रहे थे उसमें। हाँ बिल्कुल। और इंटरव्यू लेने वाले सज्जन भी विपक्ष के जाने माने प्रचारक बताए गए। और वीडियो में कहा सब खो दिया, व्यापार ठप, माहौल तानाशाही जैसा, बैंक मदद नहीं कर रहे, पूरी तरह से एक विक्टिम वाली छवि। बिल्कुल। इसे विमर्श को पलटने की एक कोशिश कहा गया, लेकिन कहानी में कुछ झोल भी थे जिन पर लेख ध्यान दिलाता है। जैसे जनता को ये नहीं बताया गया कि उनका वो सेमीकंडक्टर असेंबली बनाने का प्रयास क्यों फेल हुआ। असल में उनके चीनी सप्लायर्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के तहत पाबंदी लग गई थी। और वो लिथियम बैटरी किट वाला उद्यम, वो बिना पर्याप्त रिसर्च और डेवलपमेंट R&D के ही शुरू कर दिया गया था। अच्छा। और तो और उन्होंने सरकारी बैंकों से सैकड़ों करोड़ का कर्ज लिया था और फिर आर्थिक मंदी का हवाला देकर ब्याज माफी की पैरवी कर रहे थे। कमाल है। और उनकी जो लाइफस्टाइल थी, मर्सिडीज गाड़ी, लुई विटॉन के बैग, अरमानी सूट, और उनकी ये गरीबी की बातें, ये कैसे चल गया? वही तो। लेख के अनुसार ये विरोधाभास वायरल गलत सूचना के शोर में कहीं दब सा गया। पश्चिमी मीडिया में लेख छपवाए गए, यूरोप में भाषण हुए बढ़ती असहिष्णुता पर। और ये सब तब हो रहा था जब उनकी कंपनी अमेज़न जैसी साइट्स पर इलेक्ट्रॉनिक्स बेचकर मुनाफा कमा रही थी। कथित तौर पर हाँ, लेख इसे अस्थिरता पैदा करने का एक सोचा समझा प्रयास बताता है। शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जैसे क्यूरेटेड निराशा, जानबूझकर तैयार की गई निराशा, और संतृप्ति के माध्यम से नरम तख्ता पलट। कहा गया कि कांग्रेस की मशीनरी ने इसे हवा दी, पर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। कैसे? कहानी पलटी कैसे? फिर कई चीजें एक साथ हुई। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने बाली में हुई उनकी 2022 की वो महंगी वाली शादी की तस्वीरें ट्वीट कर दी। ओह हाँ, वो काफी चर्चा में रही थी। बिल्कुल। फिर एक यूट्यूबर ने उन दुकानदारों के इंटरव्यू डाले जिन्हें फॉक्सकाय ने कथित तौर पर पैसे नहीं दिए थे। अच्छा। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने नोएडा में कुछ जमीन सौदों की जानकारी निकाली जिसमें पिता के राजनीतिक रसूख के इस्तेमाल का इशारा था। और सबसे दिलचस्प, कुछ लीक हुए ईमेल से पता चला कि वो जो निराशा वाला इंटरव्यू था ना, उसका पूरा स्टूडियो सेटअप, वो धीमी रोशनी वगैरह सब पहले से प्लान किया गया था। अरे बाप रे। तो अंत में हुआ क्या इसका?
कोई एक्शन हुआ? नतीजा ये हुआ कि मनीष पर कोई औपचारिक कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन उनकी कहानी का पर्दाफाश हो गया, वो एक्सपोज्ड हो गए। लेख का तर्क ये है कि सरकार शायद इसलिए बच गई क्योंकि उसने सीधे टकराव के बजाय सच्चाई को अपना काम करने दिया। और ये पूरी कोशिश इसलिए नाकाम हुई क्योंकि लेख के अनुसार आम लोगों ने सरकार के जो वास्तविक काम थे, सड़क, गैस, पानी, बिजली, डिजिटल सुविधाएं, उनसे अपनी जिंदगी में आए बदलावों को याद रखा और इस तरह के नैरेटिव को, इस तोड़फोड़ को पहचान लिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? मतलब ये मनीष भारद्वाज का मामला दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में कैसे ताकतवर कहानियां घड़ी जा सकती हैं, खासकर विरोधाभासों का इस्तेमाल करके। हाँ, ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि भाई जो भी जानकारी मिले उसे थोड़ा ध्यान से परखना जरूरी है। बिल्कुल सही। और लेख इसी बात पे जोर देता है कि जमीनी हकीकत और लोगों की याददाश्त ने इस बनाए गए विमर्श का मुकाबला किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है ना, कि क्या ये वास्तविकता की जांच हमेशा इतनी कारगर रहेगी, खासकर ऐसे समय में जब सही और गलत दोनों तरह की जानकारी इतनी तेजी से फैलती है और लोगों का ध्यान खींचने वाली चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ध्यान बंटता जा रहा है। ये सोचने वाली बात है।